हेलो फ्यूचर मेडिको, आई होप आप ठीक और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी, अब हम इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करने वाले हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में इसलिए क्योंकि ये सेकंड कंपोजिशन है सेल का। हमने पिछली वाले वीडियो में फर्स्ट कंपोजिशन सेल का पढ़ा था और इसका थर्ड कंपोजिशन तो आपको पता है, जैसे न्यूक्लियस है। देन आज हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं आज साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल से। जैसा कि हम आ चुके हैं स्क्रीन पे और आज हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर ली है, जो पहला कंपोजिशन था सेल का। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलाज इम्बेडेड होते हैं। दैट मीन्स कि इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेला लेटे होते हैं, लाइक दैट की माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। दैट मीन्स ये सारी चीजें यहीं प्रेजेंट होती हैं सेल ऑर्गेनेला के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये डिवाइड होता है दो नेक्स्ट कंपोजिशन इसका क्या होता है। साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन भी दो दो कंपोजिशन होता है साइटोप्लाज्म का। पहला होता है साइटोसोल एंड दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेला। पहला हम साइटोसोल के बारे में बात करने वाले हैं। ये फ्लूइडी सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 80 से 90% वाटर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, एटीपी, आयंस, हार्मोन्स, एंजाइम्स। और इससे वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, लाइक CO2, नाइट्रोजन वेस्ट एंड यूरिक एसिड। हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए एक बाल्टी है जिसके अंदर एक पत्थर हमने डाला जो न्यूक्लियस है, और उसके ऊपर हमने बहुत सारे फूल डाल दिए जो सेल ऑर्गेनेला है, और हम फूलों के अंदर पानी में घोल दें चीनी, नमक, ग्लूकोन डी, ये सारी चीजें हम घोल दें, तो क्या वो सिर्फ अब पानी बस है या उसमें और भी सब्सटेंस मिले हुए हैं। सेम उसी तरह अब हम सेल में बात करते हैं तो उसी तरह यहाँ पे सारे सब्सटेंस घुले होते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, HMP सेंट यानी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथ, यानी कि ये जो होता है ये एक ऐसा ब्रेक डाउन होता है जिसमें हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिलती है। मतलब इसके ब्रेक डाउन पे ऊर्जा मिलती ही नहीं। जैसे ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी निकलती है, और एटीपी निकलती है तो ऊर्जा प्रोवाइड करती है। इसमें यही एक ऐसा है जो टूटता है तो एटीपी नहीं बनती है। और नेक्स्ट होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेला की, जिसमें से पहला है राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ इंजन सेल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ इंजन ऑफ सेल, यानी प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन को बनाता है, जोड़ता है। ये मेन रोल प्ले करता है अमीनो एसिड को जोड़ने में। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक प्रोटीन जो है तो अमीनो एसिड, एक एक अमीनो एसिड मिलके ही तो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन जब बनती है जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं, यानी कि एक माला टाइप की चैन बन जाती है, जब हम उसे प्रोटीन बोलेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस करवाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम को हम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेला भी बोल सकते हैं। ये मतलब बोल सकते नहीं है, ये होता ही है। राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेला होता है, और ये हाईएस्ट नंबर में भी प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के सेल में सबसे ज़्यादा राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है। अब वाइटल नोट की बात करें तो ये एक नोट है कि मैग्नीशियम जो होता है किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एक यही एक आयन है जिसके लिए रिक्वायर्ड का होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस लिए रिक्वायर्ड होता है? मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ राइबोसोम। दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, पहला हो गया 70S एंड दूसरा हो गया 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है ये किससे कैसे बनता है? ये 50 एंड 30 सब यूनिट से मिलके बनता है। ये इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, तो ये कुछ इस प्रकार से फिट हो जाता है। ठीक, तो ये एक यहाँ पे
जोड़ना नहीं होता है ये। यदि हम इसके टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, पहला 70s राइबोसोम एंड 80s राइबोसोम जो लार्ज यूनिट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये 30+50 80 हो जाएगा यानी 80s होना चाहिए, यहाँ पे 60 यानी 40 80 100s होना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे बात होती है स्पीड पे कि कौन सी ज़्यादा स्पीड में जुड़ता है, कौन किसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो इसका जो जुड़ना है तो एक ढांचे जैसा हो जाता है, तो इसलिए ये परफॉर्मेंस तो वही रहती है। यहाँ पे यस का मतलब होता है स्वेद वर्ग यूनिट्स। यहाँ जो नीचे वाला ये है ये भी सेम ही है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खैर समझने का है, आप ये आप देख सकते हैं कि इसमें नॉर्मली समझाया गया है कि ये है और ये कंपोजिशन हो गया सेल के। आज हम बात कर रहे थे साइटोप्लाज्म के बारे में। सो ये वही चीज़ है जो हमने पिछले वाले में पढ़ चुका है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या है कि सिंपल वे में है, ये ऐसे चैन बनती हुई है और जुड़ते हुए राइबोसोम है जो इस प्रकार के जुड़ते हैं और फिर ये सिंथेसिस करते हैं चैन का। कौन सी चैन का? प्रोटीन की चैन का। दैट मीन्स कि अमीनो में बहुत सारे अमीनो एसिड इस तरह मिलते हैं तभी जाके एक चैन बन पाती है पूरी की पूरी प्रोटीन की। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें। ये इसका स्ट्रक्चर बोला जाए तो ये इसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक होता है और ये राइबोसोम इसके ऊपर ऐसे लग जाते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे ये क्या होता है और ये लगते हैं तो क्या हो जाता है। तो हम ये फर्दर डिवाइड होता है दो भागों में, पहला हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं रफ। अब आप जीभ देख लीजिए अपनी, आप नीचे वाले एरिया पे देखिए और ऊपर वाले एरिया पे देखिए। ये नीचे वाला एरिया एक चिकना चिकना है, मतलब वो स्मूथ है। दैट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे प्रेजेंट है, और ऊपर वाला एरिया वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। दैट मीन्स वो रफ हो गई है, मतलब खुरदुरी हो गई है। दैट मीन्स वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट हुए हैं। यदि हम राइबोसोम की बात करें तो ये क्या काम करता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम ही मेन काम करता है किस चीज़ का? प्रोटीन की सिंथेसिस का। दैट मीन्स की चैन को जोड़ने में, कौन सी चैन को? अमीनो एसिड की चैन को जोड़ने में मेन रोल पे प्ले कौन करता है? राइबोसोम। सो इसमें प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स की प्रोटीन के सिंथेसिस होगा। देन हो गया फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन की फोल्डिंग भी कराता है। क्योंकि और फोल्डिंग क्यों जरूरी है? इफ फोल्डिंग नॉट प्रॉपरली देन बिकम अ टॉक्सिक, सो प्रॉपर फोल्डिंग इज रिक्वायर्ड। ये आप तीसरा वाला साइन पढ़ सकते हैं, फोल्डिंग क्यों जरूरी है। इफ प्रोटीन फोल्डिंग नॉट प्रॉपरली बिकम अ टॉक्सिक टू प्रॉपर फोल्डिंग इज रिक्वायर्ड। यदि फोल्डिंग नहीं होगी तो वहां पे टॉक्सिक हो जाएगा। टॉक्सिक दैट मीन्स कि ऐसे केमिकल्स छोड़ने लगेगा जो सेल को खत्म भी कर सकता है, दैट मीन्स डैमेज भी कर सकता है। और चौथा क्या है? चौथा क्या है? डिग्रेडेड ऑफ मिस फोल्डिंग प्रोटीन। डिग्रेडेड का मतलब होता है बिखेर देना या फोड़ देना। दैट मीन्स कि डिग्रेड कर देता है, जो मिस फोल्ड हो चुकी है प्रोटीन उसको डिग्रेड कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय या बिखेर देता है। क्या? राइबोसोम। इसका यही फंक्शन है। किसका फंक्शन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देट आता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम बारे में बात करते हैं तो इसमें राइबोसोम अब्सेंट होता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख भी रहे होंगे, यहाँ वाला स्ट्रक्चर और यहाँ वाला स्ट्रक्चर दोनों में क्या फर्क है। या यहाँ पे राइबोसोम कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट है और इसमें स्मूथ है, मतलब यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। देन हम बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन की, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। एग्जाम्पल के लिए एल्डोस्टेरॉन, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। यदि हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये हार्मोन को ये सिंथेसिस यानी बनाता है स्टेरॉयड हार्मोन्स को। एग्जांपल्स जैसे हमने पढ़ ही चुके हैं, एल्डोस्टेरॉन, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। और सेकंड की बात की जाए तो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम का भी स्टोर करता है। ये क्या काम करता है? इन स्केलेटल मसल, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्केलेटल मसल में। इसका दूसरा नाम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तीसरा क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कोई दवाई ली और फिर उसकी जो भी टॉक्सिसिटी होती है उसका लीवर में ही होता है सारी चीज़ें, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। मेजर साइड लीवर होती है और द जो एंजाइम जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है उसके एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम P450। ठीक, नेक्स्ट आप यही चीज़ है, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले में पढ़ चुका है। आपने आपको इस वाले में क्लियरली पिक्चर दिख रही होगी, ये रफ वाले में और स्मूथ वाले में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वही चीज़ है जो हमने पिछले वाले में पढ़ चुका है। ओके, वी आर मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, गोल्गी बॉडी। ये थर्ड सेल ऑर्गेनिला है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इट लोकेटेड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब उसके क्लोज होता है, दैट मीन्स कि वहीं पे होता है जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसे हम ट्विन ऑर्गेनिला ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी ये ट्विन होती हैं, मतलब एक प्रकार से ट्विन टाइप की दिखती हैं, इसलिए हम इसको ऐसा बोलते हैं। देन इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसको मैं एक बार बना भी देता हूँ। कुछ इस प्रकार के होता है, ये ऐसा और देन ऐसा गाइड टाइप का होता है। इस वाले भाग को हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बोलते हैं, जिसे हम ट्रांस एंड भी बोल सकते हैं। और इस वाले एरिया को हम बोलते हैं कॉनकेव, जिसको हम सिस एंड भी बोलते हैं, सिस एंड। सिस ये वाला एरिया होता है, ठीक, सिस एंड ऊपर वाला एरिया होता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी वो बोलते हैं, सिस्टर्नी। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। इस पूरे स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक। यही सारा काम करता है, प्रोटीन फॉर्म द वेसिकल्स का काम करता है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से भी निकालता हुआ वेसिकल विच द रिलीज फ्रॉम द ट्रांस एंड ऑफ द सिस्टेम। अब कोई तो चाहिए होगा ना जो ऐसा काम करे, जो प्रोटीन वहां पे बन चुकी है उसको फॉर्म करके, यानी कि एक थैली में पैक करके भेजे। तो ये काम यही करता है, कौन करता है, गोल्गी बॉडी। सो यहाँ हम समझ सकते हैं कि गोल्गी बॉडी जो होता है तो ये क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं इनको मिला के, यानी ग्लूकोज बना के भेजता रहता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट की चैन हो गई, और ये बन के आ रहा है ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो यहाँ से वेसिकल से निकल रहा है, यही वाला एरिया, ये जो कहाँ से निकलता है, सिस्टर्नी से निकलता है। गोल्गी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस। ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी करता है ना, जो चैन, जो प्रोटीन ऐसे ही लेटी हुई बिखरी हुई चैन तो बन गई है, अब इसको फोल्डिंग कौन करेगा, इसकी फोल्डिंग भी यही ही करता है। तो क्या हो गया, इसकी फोल्डिंग कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। और यहाँ से ट्रांस एंड से, यदि हम कॉन्वेक्स के भी बोलते हैं जिसे, तो कॉन्वेक्स वाले स्ट्रक्चर से यहाँ से भेजता रहता है पैक कर करके। ये प्रोटीन वेसिकल्स हो गए, ये पूरा एरिया पूरा सिस्टर्नी कहलाता है। खैर आप इसमें देख के भी समझ सकते हैं, सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं जो मैंने बता दी हैं। ये वाला आप पढ़ लें, ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन की बात की जाए, ग्लाइकोसिलेशन क्या है, इज द प्रोसेस वेयर कार्बोहाइड्रेट चेन इज द एडेड टू प्रोटीन टू फॉर्म द ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, सो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट, बस आज हम यहीं के तक बात करेंगे। ये भी दूसरा वो है, आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। जो लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे आप देखिए ये सारे PDF आपको वहीं मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।